क्योंकि आप दिख गए और सुनाई भी दे गए, पर अभी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकता है, तो कुछ न कुछ हो गया रिकॉर्डिंग। हो गया। नमस्कार मित्रों, कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय विद्यापीठ के संयुक्त तत्वावधान में संचालित की जा रही इस वेबिनार श्रृंखला की 146वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और सर्वप्रथम आपको विश्व टेलीविजन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। कार्यक्रम की शुरुआत के पहले, जैसा कि हमारी परंपरा है, हम सरस्वती वंदना से इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और मैं निवेदन करूंगा प्रियंका सिंह से, जो भारतीय विद्यापीठ के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में सहायक प्रोफेसर के रूप में अध्यापन कार्य कर रही हैं। पॉडकास्टिंग पर आप पीएचडी के लिए रजिस्टर्ड हैं और शिक्षण में आने से पूर्व आप आरजे प्रियंका के नाम से एक रेडियो शो करती रहीं और मीडिया मैनेजमेंट के कुछ इवेंट्स के साथ आपका सक्रिय जुड़ाव रहा और नेशनल इंटरनेशनल लेवल के उन्होंने कई इस तरह के आयोजन संचालित किए हैं, उनका प्रबंध किया है। शिक्षक के रूप में अनेक अकादमिक आयोजनों से भी आपका गहरा जुड़ाव रहा है। मैं प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा कि वे सरस्वती वंदना की प्रस्तुति के साथ आज के इस कार्यक्रम को शुरू करें। प्रियंका जी। सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया। माँ सरस्वती के नाम से मैं इवेंट आज का वेबिनार स्टार्ट करूंगी। इससे पहले आज वर्ल्ड टेलीविजन डे है, तो आप सबको टेलीविजन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप एक दूसरे को स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं इन सारी चीजों की शुरुआत टेलीविजन से ही हुई है। तो चलिए आज सरस्वती माँ को सुनते हुए स्टार्ट करते हैं अपना वेबिनार। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई नहीं होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि अब क्या है दर्पण, भूले खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ये बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर के मन का कोना, हम चले रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हम चले रास्ते पे हमसे कर भी। थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका। और जो आपने प्रार्थना की है कि मन की शक्ति देना, तो शायद वही शक्ति और सामर्थ्य है कि हमारी ये वेबिनार सीरीज पिछले 4 वर्षों से लगातार जारी है। और आज की जो हमारी ये कड़ी है, इसका विषय टेलीविजन डे चूंकि है, विश्व टेलीविजन दिवस, इसी से जुड़ा हुआ है। टेलीविजन ए जर्नी थ्रू हिस्ट्री एंड इट्स फ्यूचर इवोल्यूशन इन द एज ऑफ एआई। यो टेलीविजन की बात हम महाभारत के जो हमारे पात्र हैं संजय से शुरू करते हैं, और आज हम यहाँ आ गए हैं कि हर व्यक्ति के पास ये दैविक शक्ति आ गई है कि वो अपने वीडियो कॉल के माध्यम से, कैमरों के माध्यम से दुनिया के किसी भी हिस्से में क्षण भर में पहुंच जाते हैं। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 विशेषज्ञ हैं। एसएनडीटी यूनिवर्सिटी बॉम्बे में प्रोफेसर डॉक्टर मीरा देसाई और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन ढेंकानल से प्रोफेसर मृणाल चटर्जी, जो इस विषय के कुछ प्रमुख पक्षों पर आपसे संवाद करेंगे। विस्तृत परिचय जब मैं इनको आमंत्रित करूंगा अपनी बात कहने के लिए, उस समय दूंगा। लेकिन जैसा हमारी एक परंपरा होती है, कोई भी आयोजन जब करते हैं तो हमारे विशिष्ट अतिथियों का, वक्ताओं का, अतिथियों का हम बुके से स्वागत करते हैं। क्योंकि ये आयोजन ऑफलाइन नहीं हो रहा है, भौतिक रूप से नहीं हो रहा है, ऑनलाइन है, लेकिन फिर भी हम उस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं और एक ई बुके के माध्यम से आज के हमारे दोनों जो विशिष्ट वक्ता हैं उनका स्वागत सम्मान कर रहे हैं। और फिर अनुरोध करूंगा प्रियंका जी से कि वे आज के हमारे माननीय वक्ताओं का
ई बुके से स्वागत सर अभिनंदन। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर वंस अगेन, आपने मुझे मौका दिया कि आज के हमारे जो स्पीकर्स हैं मैं उनका ई बुके से स्वागत करूं। और इसी के साथ हमारे हुडा सर ये बोलते हैं कि हम इस ई बुके से ये फील करें कि इन फूलों की खुशबू है उसे हम फील करें, और इसमें जो फ्रेग्रेंस है उसे हम फील करें, और बहुत जैसे रिफ्रेशिंग है, जैसे लाइवली है, हम वो सारी चीजें अपनी लाइफ में इम्बाइब करें। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हु आर कनेक्टेड विद अस कि वो सारी चीजें आप फील करके उसे महसूस कर सकते हो। एंड दिस इज अ जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड फ्रॉम आवर साइड सर। थैंक यू सो मच। इन पुष्पों की खुशबू करना तो अपेक्षित है ही। हुडा साहब, प्रोफेसर एम एन हुडा, जो भारतीय विद्यापीठ के निदेशक हैं, आज उनके स्वयं के कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में एक बड़ा आयोजन है, वो उसमें व्यस्त है, इसलिए ज्वाइन नहीं कर सके। लेकिन उसी क्रम में मुझे लगता है कि हम लोग समाज के बौद्धिक वर्ग के प्रतिनिधि हैं, तो जिस तरह से फूलों की खुशबू को, उसकी सुरभि को महसूस करने की आवश्यकता है, वैसे ही हम लोग विचारों की खुशबू का प्रसार करें अपने इस विचार विमर्श के माध्यम से। और ये विचारों का निवेश कोई एक दिन की उपलब्धि नहीं है, ये सतत हैमरिंग होती रहती है, सतत ये विचार विमर्श की प्रक्रिया चलती रहती है। और किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए ये विचार विमर्श उसकी प्राथमिक आवश्यकता है। इसीलिए हमने उस दौर में, जब ऐसा लगा था कि सब कुछ थम सा गया है, देश दुनिया में लॉकडाउन हो रहा था, तब हमारे हाथ में ये एक विकल्प लगा संवाद करने का। तो उस विकल्प का सहारा लेकर के हमने इस यात्रा को अनवरत जारी रखा है। और हमारी इस यात्रा में लगभग 350 से अधिक विशेषज्ञ, जो विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हैं, जो मीडिया के डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो डिजिटल मीडिया है, चाहे मेन स्ट्रीम के मीडिया है, अखबार है, रेडियो है, टेलीविजन है, ओटीटी प्लेटफॉर्म है, रंगमंच है, थिएटर है, प्रशासन है, शिक्षा है, अलग अलग डिसिप्लिन के जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो इससे जुड़े हैं। और विभिन्न विषयों के, विशेषकर मीडिया से जुड़े हुए विषयों पर उन्होंने अपनी दृष्टि और अपने विचार हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। ये सारे डेलिब्रेशंस हम हमारे YouTube चैनल पर अपलोड करते हैं, इस उम्मीद में, क्योंकि ऑफलाइन एक्टिविटी शुरू हो गई है, तो बहुत सारे मित्रों के लिए समय कई बार असुविधाजनक होता है, तो वो अपनी समय और सुविधा के अनुरूप हमारे उन सारी चर्चाओं को सुने और YouTube का जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपनी टिप्पणियों से हमारा मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन करें। तो हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे YouTube चैनल को, जिसका लिंक आपको चैट बॉक्स में भी दिया जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन करें और इस हमारे अभियान के साथ किसी न किसी रूप में जुड़े। आज का जो विषय है, जैसा बात हुई कि विश्व टेलीविजन दिवस के अवसर पर, और इसकी एक बहुत पुरानी परंपरा है, लेकिन मुझे लगता है उस रोमांच को आज भी हम महसूस कर सकते हैं जब व्यक्ति ने पहली बार चलती फिरती आकृतियों को स्क्रीन पे देखा होगा। दुनिया में जिस तरह से टेलीविजन की शुरुआत हुई ब्लैक एंड व्हाइट रूप में, और उसमें किसी प्रकार का साउंड नहीं था, धीरे धीरे तकनीकी विकास होता चला गया और आज हम यहाँ तक आ गए। मुझे याद है जब हम लोग विश्वविद्यालय में पढ़ते थे या स्कूल में पढ़ते थे, तब टेलीविजन की एंट्री हुई थी। स्कूलिंग करके निकले, यूं 59 में टेलीविजन आ गया था, लेकिन 12 साल तक वो दिल्ली में केंद्रित रहा, बाद में बाहर निकला। तो 70s के बाद जब टेलीविजन दिल्ली के बाहर पहुंचा, और उस समय डिबेट्स होनी शुरू हुई थी, जब ये कहा करते थे कि टेलीविजन हमारी संस्कृति को भ्रष्ट कर देगा, टेलीविजन बच्चों के विकास के लिए, युवाओं के विकास के लिए घातक होगा, और भी बहुत कुछ। किस तरह से टेलीविजन के विभिन्न कार्यक्रमों ने आम आदमी के मध्य, दर्शक के मध्य अपनी एक पहचान बनानी शुरू की। बहुत सारे ऐसे शोज उस समय दूरदर्शन पर आते थे जो होते तो विदेशी थे, उसकी भाषा हमें समझ में नहीं आती थी, लेकिन जिस तरह से रूसी शो या कुछ मुझे याद आ रहा है, लेकिन जिस तरह से प्रस्तुति होती थी, भाषा के बंधन टूट जाते थे। फिर कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आए, कई तरह के सीरियल्स आए, मैं भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। फिर बाद में 90s में आके प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री होती है, और मनोरंजन की दुनिया में, समाचारों की दुनिया में एक नई क्रांति का सूत्रपात होता है। सीधे हम जुड़ते हैं, और अब तो ये जो टेलीविजन है हमारे मोबाइल में आ गया है। हमारी, मुझे लगता है जो पुरानी किताबें हैं वो इरिलेवेंट होती जा रही हैं। पहले किसी कार्यक्रम को देखने के लिए समय बड़ा महत्वपूर्ण होता था। हम सब जानते हैं रामायण महाभारत के समय क्या हाल होता था। अब
वो सारी चीजें खत्म हो गई है कि वो सारे के सारे जो शोज हैं वो इंटरनेट या उनके जो यूट्यूब के उनके जो चैनल्स हैं उस पर ये सारे उपलब्ध हैं। आगे न जाने कौन सी दुनिया हम देखने जा रहे हैं। कुछ समय पहले जब मैं इसको पढ़ रहा था इन विषयों के ऊपर कुछ, तो मालूम पड़ा कि नेटफ्लिक्स पे ये सुविधा आ गई है। उन्होंने एक दो इस तरह के सीरियल्स बनाए हैं जहां दर्शक अपनी इच्छा के अनुरूप उनके कंटेंट को मोड़ दे सकता है। कई तरह के ऑप्शंस उसमें दिए गए हैं, हजारों तरह के ऑप्शंस दिए गए हैं। आप ये बता नहीं सकते कि उस फिल्म कितने समय तक चलेगी, क्योंकि आप जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन देंगे वैसे वैसे फिल्म आगे बढ़ेगी। तो वो कंटेंट क्रिएट करना भी आपके हाथ में आ गया है। आप जो अब तक डिस्कशन करते थे, बहस करते थे कि डायरेक्टर को ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, वो अब आपके हाथ में आ गया है। तो किस तरह से इस तकनीक ने सारी चीजों को मुहैया करा दिया है। तो आज के हमारे जो दोनों एक्सपर्ट्स हैं वो आपसे इन्हीं कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। प्रोफेसर मीरा देसाई आपसे बात करेंगी कि एआई के इस दौर में बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी दुविधाएं हैं, तो बहुत सारी सुविधाएं भी हैं। तो इस एआई के दौर में जहां हमारा जीवन का हर पक्ष प्रभावित हो रहा है, पूरे हमारी जीवन शैली, जीवन संस्कार बदल रहे हैं, घर बैठे बहुत सारी चीजें हो रही, उस दौर में टेलीविजन जैसा माध्यम किस तरह से हमारे सामने आएगा। कुछ लोग ये भी कहने लगे हैं कि टीवी का स्क्रीन हमारी बातों को सुन रहा है, आपके उस पूरे बिहेवियर को देख रहा है और उसी के आधार पर विज्ञापन तैयार हो रहे हैं। तो ये एआई किस तरह से आपकी अभिरुचियों के, आपके पैटर्न को समझेगा, उसका एनालिसिस करेगा और भविष्य में किस तरह का कंटेंट दिया जाएगा, उसके बारे में बात करेंगी। तो मृणाल चटर्जी वैश्विक परिदृश्य में टेलीविजन का जो ऐतिहासिक बैकग्राउंड है उसकी बात करेंगे। तो चर्चा की शुरुआत में कर रहा हूं प्रोफेसर मीरा देसाई से। मीरा जी, जैसा मैंने कहा कि एसएनडीटी एक वुमेन यूनिवर्सिटी है बॉम्बे की, बहुत पुरानी, बहुत प्रतिष्ठित। वहाँ का जो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है, होम साइंस का जो डिपार्टमेंट है, एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन, उसमें वह हेड के रूप में काम कर रही है। मीडिया के साथ आपका बहुत लंबा और गहरा जुड़ाव है। विविध प्रकार के जो क्षेत्र हैं, डिसिप्लिन है, उसमें आपने काम किया है। टीचिंग में आने से पहले आपने टाइम्स ऑफ इंडिया अहमदाबाद में काम किया, विशेषकर उनके एडिटोरियल्स जो पेजेस हैं उनके साथ आपका जुड़ाव रहा। टेलीविजन प्रोडक्शन के साथ आपका कई रूपों में जुड़ाव रहा। आपने एंकरिंग भी की, आपने स्क्रिप्ट राइटिंग भी की, आपने रिसर्च भी किया। तो एक अलग अलग तरीके से आपने टेलीविजन प्रोडक्शन की उन सारी जो स्टेजेस हैं उनको देखा, समझा, महसूस किया है। एक ब्लॉगर के रूप में भी आप इंटरनेट प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई हैं, और जो ऑल्टरनेटिव मीडिया की हम बात करते हैं, चाहे वो न्यूज़ लेटर है या डॉक्यूमेंट्रीज बनाने की बात है, उन सब से भी आपका जुड़ाव रहा। तो यूँ कहूँ कि जो एक हमारा मुख्य धारा का जो मीडिया है उसके जितने संभव प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं उनके साथ आप लगभग 3 दशक से जुड़ी रही। एकेडमिक्स में आने के बाद आपने अपने रिसर्च से इस डिसिप्लिन को और अधिक समृद्ध किया है। विशेषकर टेलीविजन में आपकी रुचि रही और आपकी 3 पुस्तकें आ चुकी हैं। टेलीविजन एंड कल्चरल क्राइसिस, ट्रांजिशनल टेलीविजन इन इंडिया। ये भी एक मैं सोचता हूँ कि आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको मौका मिला एक ऐसे रिसर्चर के साथ काम करने का जिनका हमारे देश में बहुत नाम है। प्रोफेसर विनोद सी अग्रवाल, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे देश में। इवन टेलीविजन का जो एक रूरल और जो उसमें पोटेंशियल है उसको कहीं समझ पाने का, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट के रूप में विनोद अग्रवाल जी के साथ ये आपका सहलेखन किया है, और उन्हीं के साथ आपको अपनी पीएचडी करने का भी अवसर मिला। टेलीविजन इन इंडिया मैनी फेसेस और रीजनल लैंग्वेजेस टेलीविजन इन इंडिया, प्रोफाइल एंड पर्सपेक्टिव, ये 3 पुस्तकें आपकी अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में आप समान अधिकार से लिखती हैं, और आपकी तीनों भाषाओं में मिलाकर के 7 पुस्तकें आ चुकी हैं। अनेक शोध पत्र देश दुनिया के जो हमारे जर्नल्स हैं, रिसर्च जर्नल्स हैं, उसमें प्रकाशित हो चुके हैं। अनेक पुस्तकों में आपने चैप्टर्स कंट्रीब्यूट किए हैं, और जो डिस्टेंट मोड के जो एजुकेशन सिस्टम है हमारे यहाँ, उसके लिए भी आपने बहुत सारे चैप्टर्स लिखे हैं। आपका जो एरिया है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उसमें जेंडर स्टडीज, डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी और कल्चर, ये मुख्य रूप से उसमें शामिल है। अनेक प्रोफेशनल एसोसिएशन के साथ आपका जुड़ाव है, और जैसा मैंने कहा कि जर्नलिज्म और होम साइंस दोनों के साथ, और थोड़ा सा समानता आपकी जो एकेडमिक्स है उसमें मेरा भी है।
20 वर्ष तक मैंने भी हमारा राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो होम साइंस डिपार्टमेंट है, उसमें एक्सटेंशन का जो डिपार्टमेंट है, एक्सटेंशन एजुकेशन वाला, उसमें पढ़ाने का मुझे मौका मिला है। और जयपुर में शायद पहला परिचय मेरा जयपुर में आपसे एक निजी विश्वविद्यालय है, वहाँ के एक सेमिनार में आपसे मुलाकात हुई थी, और वहीं से वो परिचय, औपचारिक सा परिचय काफी घनिष्ठ हुआ। और उसके बाद देश के कुछ मंचों पर आपसे मिलना होता रहा, संवाद लगातार बना रहा। और मैं मीरा जी से अनुरोध करूंगा कि आपने जितना शोध अनुसंधान किया है और मीडिया के साथ जो आपका इतना लंबा जुड़ाव है, उसको देखते हुए टेलीविजन की उन भविष्य की संभावनाओं को आप किस रूप में देखती हैं, अपने कुछ अनुभव, शोध के अनुभव, और एक एकेडमिशियन के रूप में जिस तरह से आप इस पूरे परिदृश्य को देख रही हैं, हमारे साथ वो अनुभव साझा करें। आदरणीय प्रोफेसर मीरा देसाई। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका और भारतीय विज्ञान विद्यापीठ का फॉर ये एक अपॉर्चुनिटी के लिए। थोड़ा अंग्रेजी हिंदी में मिक्स बोलूंगी बिकॉज हिंदी मेरी पहली भाषा नहीं है, तो थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। प्रियंका को मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर वो प्रेजेंटेशन दिखा पाए पैरेलली। मैंने लिंक चैट में रखा हुआ है, तो वहां से भी लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो मृणाल जी और बनावत, yes sir, thank you. If you can just take it to the first one, it will be nice. Yeah ma'am, sure. So बहुत बहुत शुक्रिया एक्चुअली फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज टीचर्स का ये रहता है कि ये सारे तरीके हैं जिससे हम लोग वापस थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं। तो जैसे आपने बताया कि विनोद अग्रवाल सर के साथ मैंने मास्टर्स भी किया और पीएचडी भी किया, और मेरा पहला मास्टर्स का डेजिटेशन था टेलीविजन और सीनियर सिटीजन्स। उसके ऊपर मैंने मेरा मास्टर्स का डेजिटेशन किया था, और उसमें कोशिश ये थी कि भारतीय टेलीविजन इन 1990 जो मटेरियल दिखा रहा था वो 60 के ऊपर के जो लोग थे उनके लिए वो किस तरह के उनके प्रतिक्रिया है उसके बारे में मैंने काम किया था। आज मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि जब हम भविष्य की बात करते हैं तो भूतकाल उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम वर्तमान में हैं। तो थोड़ा पीछे देख के फिर हम कहाँ जाएंगे और एआई किस तरह से इसको इंटीग्रेट कर रहा है उसके बारे में बात करने की कोशिश की है। सो जब हम इंडियन टेलीविजन की बात करते हैं तो अगर एक वैश्विक रूप से देखें तो प्रियंका इसको पीपीटी मोड में रख सकते हैं क्या? और अगर हम मैम क्या नेक्स्ट स्लाइड करना है? इसको पीपीटी मोड में रख सकते हैं आप? पीपीटी मोड में मैम, ये मैंने वैसे पीपीटी मोड में ही ओपन किया है। हाँ, तो यहाँ मेरे पास कुछ शायद साथ में दिखता है। सो कैन यू जस्ट डू नेक्स्ट देन? Yeah, sure मैम। So I sorry for this inconvenience, but you'll have to shift the slides. So anyway, what मैंने ये करने की कोशिश की कि अगर दुनिया भर की बात करें तो टेलीविजन कब कब शुरू हुआ दुनिया में। सोर्सेज हैं सारी चीज़ों के, और जैसे मैंने कहा कि ये रिसर्च गेट पे प्रेजेंटेशन है तो आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं बारीकी से अगर देखना चाहे तो। पर भारत एक ऐसा देश है जहाँ टेलीविजन काफ़ी जल्दी आया, क्योंकि जैसे सर ने शुरू किया तब बताया कि 1959 से है हमारे यहाँ। तो हाँ, वो सौरभ जी भी वही कह रहे हैं, बट सौरभ जी ये फुल मोड ही है ऐसा प्रियंका जी का कहना है। तो आप मैंने जैसे कहा रिसर्च गेट पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते। तो टेलीविजन अगर हम वैश्विक रूप से देखते हैं तो अभी भी कुछ भाग बचे हैं जहाँ पे टेलीविजन नहीं है। सो जब हम एआई की बात करते हैं तो ये सोचना जरूरी है कि भारत में भी 100 मिलियन घर हैं जहाँ पे टेलीविजन नहीं है, जिसको डार्क टीवी घर बताया जा रहा है ट्राई के द्वारा। टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उसको एक्नॉलेज किया है। सो टेलीविजन जब आज हम वैश्विक टेलीविजन दिवस की बात करते हैं तो हमें पता है कि लार्जली सब जगह टेलीविजन है, बट दुनिया में कुछ भाग अभी भी हैं जहाँ नहीं है। अगर नेक्स्ट देखेंगे प्रियंका तो कलर टेलीविजन किस तरह से आया, और बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि दुनिया के कुछ भागों में, भारत उसमें नहीं है, दुनिया के कुछ भागों में कलर टेलीविजन से ही टेलीविजन की शुरुआत हुई। सो टेलीविजन वाज लाइक अफ्रीका में स्पेशली एज वी सी दैट
भारत में 1982 में टेलीविजन कलर हुआ जब एशियाड गेम्स आए, और इंदिरा गांधी को क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने रोज एक ट्रांसमीटर को लॉन्च किया था उनके टेन्योर में, और उस तरह से टेलीविजन का ट्रांसमिशन काफी ज्यादा हमारे देश में फैला। और आज जब हम बात करते हैं टेलीविजन की, तो एनालॉग सिस्टम्स फेज आउट हो रहा है और डिजिटल सिस्टम ने टेक ओवर किया है, जिसे हम सेट टॉप बॉक्सेस के और केबल ऑपरेटर्स के बारे में जानते हैं। पर ये समझना जरूरी है कि पहले जब एनालॉग सिस्टम्स की बात करते थे तो दुनिया थोड़ी बिखरी बिखरी थी। यू कैन जस्ट कीप द slide, I'll tell you. I think this has gone in auto mode. Priyanka? Yeah. Thank you. You want me to present? I can do that. Please, ma'am, I can do it. I was checking for the slideshow. Yeah. No, yeah, it's not happening for whatever reasons. So color television basically आज दुनिया में largely अब तो सब जगह है, बहुत ज्यादा है, बट एक जमाने में जो शुरू हुआ उसकी बात कर रहे हैं। तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा अमेरिका में जल्दी शुरू हुआ और फिर बाद में बाकी सारे भागों में आया। तो अभी नेक्स्ट जब बात करते हैं तो टेलीविजन क्या है, हम टेलीविजन को किस तरह से देखते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि टेलीविजन सिर्फ और सिर्फ मीडियम नहीं है, वो बहुत सारी और चीजें भी हैं। सो नेक्स्ट, सो टेलीविजन इज अ काइंड ऑफ, या मैंने बात किया जैसे कि एनालॉग सिस्टम बहुत डाइवर्स था ग्लोबली। अभी डिजिटल सिस्टम के अंदर भी 4 टाइप के फॉर्मेट्स हैं, जो कि जिस तरह से वो अक्रॉस द वर्ल्ड स्प्रेड है, बट रिलेटिवली इट्स मोर कोहेसिव एज वी सी compared to analog system. India had a PAL, which is a phase alteration by line system. So जिस तरह की टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग और टेक्नोलॉजी है, उस तरह से उसको एक दूसरे देश के लिए कन्वर्ट करना मुश्किल या आसान हुआ करता था। आज की तारीख में जब डिजिटल सिस्टम्स हैं, तभी भी दुनिया थोड़ी बहुत तो डिवाइडेड है, पर बिकॉज कि अब मोबाइल्स हैं और कन्वर्जन्स आर ऑल्सो काइंड ऑफ यूजर सेंट्रिक, सो वो करना बहुत मुश्किल नहीं है। So next, so when we talk about television, we have to realize that television is not only technology, but it's also an industry which is giving jobs to a lot of people. We are all consumers of television. There is a difference between audiences and consumers, but we all kind of at some point in our time life, हम सब ने television को जैसे हम बोला जाता है कि आज हम जिस तरह से इंस्टा के रील्स या यूट्यूब के रील्स देख रहे हैं, उस तरह से हमने एक पॉइंट पे टेलीविजन को देखा था। फर्क मात्र ये था कि आज हम इंडिविजुअली ये सब चीजें कंज्यूम करते हैं। उस जमाने में और अभी भी बहुत सारे घरों में टेलीविजन सोशली देखा जाता है। टेलीविजन एक ऑर्गेनाइजेशन है, लोकल केबल ऑपरेटर से लेके नेशनल एंड रीजनल एंड ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे कोलैबोरेशंस और टाई अप्स हैं, फ्रेंचाइजीज हैं। टेलीविजन एक प्रोडक्ट है, बिकॉज टेलीविजन में जिस तरह की प्रोडक्ट को बेचा जाता है वो एक इकोनॉमिक प्रोसेसेस हैं। टेलीविजन एक सामाजिकता है, बिकॉज जब हम टेलीविजन के सीरियल्स की बात करते हैं या जिस तरह का न्यूज़ हम देखते हैं आज की तारीख में, और प्रोफेसर दया तुस्सू ने एक किताब लिखी है न्यूज़ एज एन एंटरटेनमेंट, तो टेलीविजन एक सोशल प्रोडक्ट है। टेलीविजन एक पॉलिटिकल प्रोडक्ट है। आज की तारीख में मोबाइल हैज काइंड ऑफ टेकन ओवर की हमारे यहाँ महाराष्ट्र में कल ही वोटिंग हुई और हम सबको फोन पे मैसेजेस आते हैं कि मैं फलाना फलाना बोल रहा हूँ और मैं आपको चाहता हूँ कि आप आके वोट करिए। वो मोबाइल से शिफ्ट हो गया, बट एक जमाने में टेलीविजन पे रूलिंग पार्टी हमेशा टेलीविजन को यूज करती थी और प्रोपेगेंडा किया जाता था। आज की तारीख में टेलीविजन चैनल्स डिवाइडेड हैं और हम सबको पता है कि कौन सी चैनल किस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करती है। टेलीविजन एक कल्चरल प्रोडक्ट है। जिस भाषा का टेलीविजन आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कल्चरली किस तरह से डाइवर्सिटीज हैं इन टर्म्स ऑफ मटेरियल कल्चर एज वेल एज अदर एलिमेंट्स ऑफ कल्चर। और ऑब्वियसली टेलीविजन एक टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफी शिफ्ट हुआ है। टेलीविजन एक मीडियम करके उसकी एक अपनी ग्रामर है, जो आज की तारीख में जब हम रील्स की और शॉर्ट्स की बात करते हैं जिसने वो टेक ओवर किया है। टेलीविजन में एक इंटीग्रेशन है। प्रियंका, इट्स फाइन,
सो टेक्नोलॉजी, कल्चर, कॉमर्स और पॉलिटिक्स का एक इंटीग्रेशन है। टेलीविजन टेल्स अस कि लोग किस तरह से रह रहे हैं, वो क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं, क्या बोलते हैं, बिकॉज भाषाएं हमारे देश में 22 भाषाओं में टेलीविजन है आज की तारीख में। और हमें पता है कि एआई से तो और भी ज़्यादा वो प्रोसेस बढ़ने वाली है। एक वेस्टर्न स्कॉलर ने टेलीविजन को सोशल सीमेंट बोला है। जब लोग मिलते हैं तो वो बात करते हैं, क्या बात करते हैं, तो टेलीविजन शोज के बारे में बात करते हैं। या सूरज देव प्रसाद, अगर आप म्यूट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। टेलीविजन का एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ये है, जो रेडियो के साथ भी है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कैरेक्टरिस्टिक है, कि वो लाइव है। सो आप जब दूसरे मीडियम्स की बात करते हैं तो वन हैज टू रिकग्नाइज कि बाकी सारे न्यूज़पेपर्स या फिल्म्स या इंटरनेट ऑब्वियसली इज द लास्ट बेबी, एंड social media is the kind of still in infancy. Largely television was something that created कि वो तुरंत कम्युनिकेशन किस तरह से किया जाए, और टेलीविजन जो है वो एडवर्टाइजर्स पूरे घर का एक के खिलाफ इसीलिए अरियन तो आज कुछ दोनों बचपन से ही कर रहा सारिया का दोनों। सूरज देव प्रसाद, अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। प्रियंका जी, आप म्यूट कर दीजिए ना उनको। एक बार जब Thank you, Priyanka, and you can move the next one. So, okay. So, जब हम टेलीविजन को स्पेशल क्यों मानते हैं, या फिर टेलीविजन में ऐसा क्या है जो दूसरे मीडियम में नहीं है, तो रेडियो से ज्यादा एक चीज ये है कि टेलीविजन एक स्टैटिक चीज है। मतलब अभी तक ऐसे टीवी चालू नहीं हुए जो आप उठा के कहीं भी जा सकते हैं। नो डाउट मोबाइल के स्क्रीन हो गए हैं जो हमें उस टाइप की मोबिलिटी दे रहे हैं, और बहुत सारे लोग अभी ट्रैवलिंग में या सब जगह पे मोबाइल पे वही टीवी चैनल्स देखते हैं। पर टेलीविजन अगर मीडियम के रेफरेंस में बात करते हैं तो वो लार्जली इंसान से छोट ये कभी नहीं किया, इनसे पूछे 2 साल में कभी बजाया है डोरबेल? ये नहीं बजा सकते। ये तो साथ में है इसलिए बजा दिया होगा। इसको बजा, चलो घर चलो। तूने बजाया है? इसको पता है। अजी सूरज जी, हाँ हो गया। हाँ, उनका डोरबेल आज 2 साल के बाद बज रहा है, तो आप भी ज्यादा कर नहीं सकते उनका। तो टेलीविजन एक ऐसी यूनिक चीज है कंपेयर टू अदर मीडिया कि वो एडवर्टाइजर्स के लिए बहुत क्रिटिकल है। मतलब व्हाट इज इम्पोर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस हैव टू काइंड ऑफ रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड इज दैट टेलीविजन में अभी भी इंटरेस्ट इसलिए टिका हुआ है कि वो मास एक्सेस देता है एडवर्टाइजर्स और घर की सारे मेंबर्स को। बिकॉज भारत की या एशियन कंट्रीज की बात करते हैं तो कलेक्टिव व्यूइंग है अभी भी। लोग बहुत ज्यादा साथ में बैठ के डिनर खाते हैं या ब्रेकफास्ट के टाइम पे टीवी चलता है, तो एक फैमिली कल्चर का भाग है। और इसकी वजह से अभी भी वो मतलब एज अ मीडियम अभी भी वो जिंदा है और टिका रहेगा अभी अगले कुछ सालों तक, क्योंकि वो उस टाइप की एक्सेस दे रहा है जो दूसरे मीडियम्स में अभी भी नहीं है। और दूसरा कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की जो इम्पोर्टेंस है, हम सब जानते हैं कि एक जो परस्पर बात करने की जो वैल्यू है उसको ऐड करके टेलीविजन को एक्सेस देता है। तो अगर टीवी पे कोई ऐड आई और 2 लोग बैठ के बात करेंगे उसके बारे में, तो उसको परचेज करने की संभावना थोड़ी ज्यादा है कंपेयर टू कि आपने उसी ऐड अकेले मोबाइल पे देखी। अनलेस कि आप खुद ही खरीद रहे हैं, वो अलग बात है। पर जो सोशल प्रोडक्ट्स हैं, और स्पेशली जो एफएमसीजी बोलते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंटली खरीदी जाने वाली मास मूविंग प्रोडक्ट्स जो हैं, उसके बारे में जब हम बात करते हैं, सो इट्स काइंड ऑफ television gives that access. So now if we go back and look at how television was and where it is, it's huge in terms of numbers, especially in a country like ours. So next, when we say that where television was, जैसे बनावत सर ने बताया कि 1959 आज तो 2024 में
कनेक्टेड टेलीविजन की हम बात करते हैं, पर जो शिफ्ट आया है वो ब्लैक एंड व्हाइट से कलर से लेके डिजिटल से आज एक कॉन्सेप्ट शुरू है जो अभी इन्फेंसी में है इंडिया में, कॉल्ड कनेक्टेड टेलीविजन, जो आज फ्यूचर है, जो हम जिसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। बहुत सारी चैनल्स हैं, हमें पता है, बहुत सारी टीवी स्क्रीन्स हैं। हम अगर आपने कितनी चैनल्स देखी हैं, अगर मैं आपको पूछूं तो आप शायद 6, 8, 10 बताएंगे, बट 910 चैनल्स हैं, दूरदर्शन की अपनी है। डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया है, बहुत सारे घरों में मल्टीपल टीवी सेट्स हैं, मतलब लोगों ने हॉल में और बेडरूम में दोनों जगह लगा के रखे हुए हैं, तो ये बहुत सारा शिफ्ट है। बिग बॉस का हम अनुभव कर चुके हैं थोड़ा समय पहले, तो कंटेंट के रेफरेंस में भी एक शिफ्ट है टेलीविजन में, जो हम सब रोज एक्सपीरियंस करते हैं। कई बार कुछ लोगों का मानना ये भी है कि जिस तरह का कंटेंट हमने 80s में देखा टेलीविजन पे, उस टाइप का कंटेंट आज हम नहीं देख पा रहे हैं। तो सोशल डेवलपमेंट और जिस तरह से एजुकेशनल एड्यूटेनमेंट का जो कंटेंट आया करता था, दैट हैज शिफ्टेड टू नाउ एंटरटेनमेंट, एंड लार्जली नाउ द नेक्स्ट बिग थिंग इज द एंगेजमेंट। सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोशिश ये शुरू है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए पिछले 10 सालों में, जो सर ने बताया नेटफ्लिक्स के, वो वही सेम एक्सपेरिमेंट्स हमारे यहाँ जी ने और कुछ चैनल्स ने भी किए, जहाँ पे आप सीरियल की स्टोरी आप खुद डिसाइड करेंगे और फिर उस हिसाब से वो सीरियल किया जाएगा। बट वो कमर्शियली वायबल नहीं रहा और वो मेन स्ट्रीम नहीं हो पाया, वो एक्सपेरिमेंट्स रह गए। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग जिसको हम बोलते हैं, दूरदर्शन जो है, वो बदल के आज की तारीख में हम बहुत सारा इंटरेक्टिव टीवी और डीटीएच और वो सारे जो फॉर्मेट्स हैं उसकी वीडियो ऑन डिमांड, उस सब की बात करते हैं। In terms of equipments, as you see yourself, now we are talking about AI TVs, which are going to be very different compared to जो हमारे सबके घरों में पहले के जो टीवी हुआ करते थे। थोड़ा समय पहले मुझे किसी ने एक फोटो भेजा जिसमें लिखा था कि मेरा पुराना टीवी का ये उपयोग मैंने कर लिया है कि उसको टेबल बना दिया है, उसके ऊपर सब सामान रख दिया है। तो वो पुराने जो डब्बे थे ना, आज की तारीख में पतले स्क्रीन्स हो गए हैं, और कनेक्टेड टीवी के रेफरेंस में वो टेलीविजन और लैपटॉप्स और मोबाइल फोन्स, वो तीनों एक साथ कनेक्ट होंगे। नेक्स्ट, so what we are seeing is a kind of a transition in kind of Indian television today, which has varied revenue models. उसके बहुत सारी वैरायटी हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, बहुत ऑप्शंस हैं, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं और बहुत सारा ऑडियंस है। तो 217 मिलियन टेलीविजन ओनिंग हाउस होल्ड्स हैं, जैसे मैंने बताया। 100 मिलियन हाउस होल्ड्स अभी भी टीवी ओन नहीं करते हैं इस देश में। सो वो एक इम्पॉर्टेंट इशू है, बिकॉज जो मोबाइल यूज करता है उसको लगता है दुनिया में सबके पास मोबाइल है। वैसा ही टेलीविजन के साथ है कि हम सबको लगता है कि सबके पास टेलीविजन है, ऐसा नहीं है अभी भी। नेक्स्ट, सो जिस तरह से हम टेलीविजन को आज की तारीख में देखते हैं और वो कहाँ जाएगा उसके बारे में बात करेंगे, तो बिकॉज हमारे पास लास्ट सेंसस डेटा 2011 का है, जिसके हिसाब से हाफ ऑफ द इंडियन हाउस होल्ड्स हैड टेलीविजन सेट्स, और लार्जली अर्बन ज्यादा थे, रूरल कम है, तो वो डिस्पैरिटी अभी भी है। और अगर लास्ट डेटा की बात करते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि टोटल जो 320 मिलियन घर हैं इंडिया में, करीब 5 मेंबर्स वाले घर गिन के, जिस तरह से ट्राई ने कैलकुलेशन की हुई है, तो अभी भी 100 मिलियन है जो टीवी डार्क होम्स करने जा रहे हैं, और उनको टीवी पहुंचाने के लिए फ्री टू एयर चैनल्स और वो सारे ऑप्शंस जो हैं, वो स्टेट कोशिश कर रहा है कि भाई सबके पास टीवी हो, क्योंकि बहुत सारे कम्युनिकेशंस हैं जो स्पेशली स्टेट के कम्युनिकेशंस हैं, वो टेलीविजन को लेके किए जा रहे हैं, तो वो लोगों तक पहुंचे। क्योंकि जब हम इंफॉर्मेशन डिसएमिनेशन की बात करते हैं, तो हमें ऐसा कोई मीडियम चाहिए वो सब तक पहुंचता हो, जो मास, रियल सेंस में मास मीडियम हो। So, if you look at a television landscape, next, the landscape that we are seeing today is very, very complex compared to the earlier one, because पहले ये हुआ करता था कि आपके टेरेस पे या आपके बिल्डिंग के ऊपर एक एंटेना हुआ करता था, आपके घर में टीवी सेट हुआ करता था, you used to watch a television. The today's landscape of television that we have is far more complex, because we have multiple distribution options. So the creation is one level, जो content creation की हम बात करते हैं, उसमें आज की तारीख में एडवर्टाइजर स्पॉन्सर्ड कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है, बहुत सारे कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं, प्रोडक्शन हाउसेस हैं, एक आज की मीडिया इकोलॉजी है जिसमें कंटेंट क्रिएटर्स हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, एज वी ऑल नो।
who has been now been labeled as influencers. You have mobile service operators who also have become kind of part of the television distribution channel. And then we have something called cable operators and multi-system operators who are still kind of dominant in terms of distribution. Direct to home है, IPTV है, OTT पे भी टेलीविजन चैनल्स हैं और कनेक्टेड टीवी हैं. और आपका होम टीवी सेट में आप कहाँ से कनेक्टेड हैं उसके बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं, एज आई सेड. सो दैट हैज शिफ्टेड कंप्लीटली टेक्नोलॉजिकली, बिकॉज जिस तरह से लोग टेलीविजन एक्सेस करते हैं वो आज की तारीख में बहुत बदल गया है. अब कंटेंट क्रिएशन की बात करते हैं, अगर टेलीविजन कंटेंट क्रिएशन की बात करते हैं, सो मैं 3 भाग में इसके बारे में बात कर रही हूँ, क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन. बिकॉज जब हम कोई भी मीडिया की बात करते हैं तो वो क्रिएट किया जाता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और फिर उसकी अल्टीमेटली ऑडियंसेस हैं जो उसको कंज्यूम करती हैं. सो प्रियंका, इफ यू कैन गिव मी द नेक्स्ट. सो टेलीविजन प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो एक जमाने में खाली दूरदर्शन था, वैसा आज नहीं है. ऑब्वियसली हम सबको पता है बहुत सारी सेगमेंटेशन है, बहुत टाइप के प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं. There was a point when film stars never used to come on television, and then there came a stage where nobody wanted to do OTT, and now everybody is doing television, everybody is doing OTT. So that's a kind of a shift that we have. What is critical, especially with television, is that we're talking about a factory style production processes. मतलब आए दिन हम देखते रहते हैं कि कोई एक्ट्रेस बीमार हो गई या some star has died because of the pressures of production, because television has to kind of create a content in episodes, and those episodes, if you don't have a bank, then you are in trouble. We saw that during COVID कि आपको रिपीट टेलीकास्ट करने पड़े पुराने कंटेंट का. सो वो जो पूरा प्रोडक्शन का, जो टेलीविजन प्रोडक्शन का जो एक प्रेशर है बहुत ज्यादा है, और उसके लिए जिस तरह की मशीनरी है वो बिल्कुल डिफाइन है. अभी क्रिएशन के बाद जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो when we kind of talk about it, the older Doordarshan had this terrestrial systems. Today we are now talking about a variety of distribution models, which I already talked about. And we also now have YouTube channels and Telegram channels and all sorts of other channels, which we all are part of at some point or the other. Now going to consumption, because that's apart from distribution, if nobody's watching television, what will we do? So there's no audience. So that can't be the case. So if we kind of go to consumption, Priyanka, if I can have the next. So if we kind of go to the consumption of television content, then the audiences are kind of very critical. Now, why am I talking about creation, distribution, and consumption? Is because we have to recognize that how will AI become part of these 3 stages of media creation, distribution, and consumption. So, Priyanka, if you can change my slide. Yeah. So, we today have these VODs and AVODs, which is like huge. A lot of advertising companies and consultancies are paying a lot of money to understand who is watching what and how are they kind of buying things. So now we have kind of, from a simple television distribution, we have gone into this whole notion of connecting people for purchases, and then this whole notion of who would kind of fund the television production. So in a history of time, we had an advertising driven model. Advertisers were kind of putting money in the television, and therefore the production companies used to create programs, and advertisers will come in between, and you are watching it largely for much less amount of money. Now we all are aware that we have kind of OTT channels where you can choose not to have ads, and therefore you are paying for it. So that is the kind of a context that has gone in terms of television. The audiences are measured, as we all know. TRP, TVRs, and TRPs are the kind of bases by which advertisers try and understand who is watching what, and accordingly they'll put that. Into 2024, the Indian television that we are seeing is kind of very, very divided, as you see, because you have a free-to-air television services. You have a pay TV services, which is largely under 4 formats. Then we have SVOD, as I said, where subscription video on demand. India still has not kind of picked up so much, but it is now kind of shaping up. 30 years back, US has done all this. We are now kind of going there.
And then we have these AVODs where you have a kind of a free advertising supported online television, which is another format. And then there is a hybrid where you pay for it and advertisers also pay for it, that kind of a products. So a lot of times you are watching a film free on YouTube. So on a face of it, you feel that you watched it for free, but the reality is that you provided your attention to YouTube, and YouTube would have monetized you as a audience. So that is a kind of a format that has gone. Just to kind of give you a quick view on how is television consumed in Indian households. So I have these two slides to show you how consumption of television is in the household. So when we talk about individuals are watching a particular program, and then within that they the larger framework of a kind of a family, and they are in the larger framework of a community. So like, just to give you one personal anecdote, and as you see here on the screen, there is a kind of a socio-cultural context and obviously the audience perception, um, and there are kind of other media environments that will impact the television consumption. So you may be on your mobile and you have your laptop on, and then your TV still can be on because you want something around in your kind of house, or where you, if you're alone, then you need a company, so television screen is kept on, which mobile and laptop cannot do. So those kind of functions of television that are still being used by the audiences. But I'll just give you one personal anecdote, which is very interesting. That when I was doing my PhD fieldwork, one family told me that they have a lot of fights in their family when there is a monsoon season in Mumbai. And I have a next slide to kind of give you this idea that even a season can impact television consumption. Shivam Mondal, Shivam Mondal, can you please mute yourself? Hello. Yeah, Dayanandji, thank you. Please mute yourself. Yeah, Priyanka, if you can change the next slide. So how the TV set and the viewer and the household, and then there are a lot of other factors like season, as I said. So what used to happen was that in a monsoon, the young boys of the family were not able to sit in the house. They can't be out in the kind of in their chawl. So they had to be in the house because it's raining, and therefore there were more fights because they were not able to decide who would watch what. So that is a kind of a dimension. So even the season can impact television viewing in a kind of a given household. So one has to kind of recognize how a particular medium becomes a part of a family and what happens with other variables in their house. Now, shifting to what AI is doing, I have a kind of a little different take on artificial intelligence, because the argument that I use is that if you kind of go back and look around for theory of multiple intelligence, there's a very interesting theory since 1985, when AI was not there at least, which talked about 9 kind of intelligences. And if you kind of go and compare that to artificial intelligence today, we only have 3 kind of possibilities by AI. The remaining 6 are still with human beings, and I don't foresee that coming very quickly. What we are seeing today is Priyanka, next, AI news presenters. I'm sure all of you would have seen that, and here is a little history that China did it first in 2018, and then obviously in India we have been seeing it much later in 2023 onwards. Very interesting development this year has been by Doordarshan Kisan, which has created 2 AI kind of boards. One is AI Krish and one is AI Bhumi. So there is a kind of a gendered identity. All the rest of them, except for China, started with a male anchor. In India, we now have a male and a female AI anchors. I'm not sure how many of you have been consuming this AI content production kind of presenters, but my assumption is that at some point we'll all get tired and bored of the monotony that AI presenter brings. When we kind of go back and kind of expand this argument of what will happen because of AI into content production, I have tried to kind of put 2 broad areas of what I call positives and kind of negatives, if we can say, or challenges, if we can say. So if you look at the next slide, there is this whole dimension of how are we
what will change because of AI in TV content production. So obviously there is a lot of possibility. We have been seeing water in the new studios and all kind of chroma keying that we have seen for a long time, but now it can become far more fancier and far more complex. Obviously you can kind of do a lot of accessibility stuff. You can change languages, you can kind of make the fonts bigger and smaller. It is possible for kind of people with special needs to have all kind of accessibility options because of AI. But at the same time, I'm sure we all are aware that there are kind of challenges of authenticity, of ethics, of deepfakes, and all sorts of dumbing down. It is expensive to create AI content, and my feeling is that we'll all be bored because we don't keep continuing doing the same thing. And there's also a dimension of relevance, because if it is not relevant to me, why would I be kind of hooked on? So if somebody who is in gaming, AI might be very exciting, but somebody who is in a news may not be so keen about AI because they would want a kind of an authentic, credible source of information from somebody who they can trust. So that's going to be the challenge that I foresee as far as AI and television content production is concerned. Shifting to kind of another role of AI in terms of television content that I can see is Priyanka, if you can change the next slide, is this whole dimension of audience engagement, because that's one of the big things that advertisers are very excited about. Because obviously, as an advertiser, I want to know whether I have a return of investment or not. So, like OTT recommendations, what is being proposed, Times of India has kind of reported in 2024, which is this year, that the television also will kind of start giving you recommendations, because now most of the television is digital, and digital creates certain kind of possibilities which analog did not have. The AI TV sets are kind of next big thing in the market, and they are being sold. And what is so special about them? So they are kind of selling it by saying that you just have to give voice commands, which we have been doing with Alexas and all sorts of other things because of machine learning. Then there'll be a color accuracy. It's going to be very kind of they are low on noises, and it'll eliminate this motion blur, especially with reference to live sports events, because that is a big audience for sports, as we all know. So there's going to be a kind of a television content and content on demand because of AI. That is going to happen in television. There's a lot of personalization. I'm sure all of you have kind of seen that once or twice, where they tell you, you haven't come for a long time. Do you want to kind of visit this website again? Or based on your viewing history, we would recommend you this kind of a thing. So there's a lot of targeted advertising and hyper local advertising that's going to kind of will pick up because of the AI. There is a possibility of doing predictive analysis based on viewer preferences, except that something very interesting happens in India. I was talking to somebody, so he gave me a very interesting insight. He said, my OTT subscription is being used by me, by my daughter, and my maid servant. So he said all three of us are watching three kind of content. So the AI is very lost because it is not able to understand that this viewer is not like this because all three different people are watching the same account. So India is kind of a very value conscious market. So probably I might have to become more intelligent to kind of serve us. And what AI brings in is also a lot of real time analytics, which is kind of otherwise not possible for a lot of other kind of things. Apart from AI in kind of audience engagement, the another very interesting area that I kind of came across and is very interesting. I didn't know about it actually, thanks to Banat sir and all of you that I looked for it, and I realized that this something like this is very interesting happening, where what they've done is that using AI, they have kind of tried and analyzed what kind of characters are there in a television serials, and what is their age profile, and what how do they look like, and all sorts of things. So they have kind of done between 2018 to 2022, and the reporting is on this particular blog post, but it's a kind of a collaborative project between 4 different agencies including Google, and they have kind of reported the results in online space, where they are telling us
kind of portrayals and representations that are something very, very important and critical. So AI has already kind of taken its place in research generally, but also in television research, as I said earlier. Now, what kind of media ecology we have today in Indian television? Advertisers are there big time. If you just can do the next one. As I showed you earlier, the ecology and the landscape that we kind of talked about earlier. Today's landscape, especially in television, because while advertisers are everywhere, because ultimately the media is a vehicle which gets used to reach the buyers and consumers. Advertisers are kind of through the agency and through the broadcaster trying to kind of reach all of us, and the media landscape is kind of fairly kind of complex. And if you kind of go back and look at two very interesting reports that I can share the link if anybody's interested. The television today is kind of shifting to what they call to action, CTA kind of device. So television no more is a kind of a storyteller, no more is only a kind of a cultural product, but also a kind of a hugely economic enterprise. And what you're seeing, the next one is this whole business of connected TV that we're talking about. And you can kind of Google around and look at connected TV as a space that is the future of television, where AI is a part of that deal. So the moment you have kind of Googled, okay, and I'm sure all of you would have experienced that you've Googled for a ticket from this place to that place, or you have kind of, then you immediately would start getting all sorts of other kind of recommendations. And Priyanka, can I have the next one? Is what you're seeing is this connected ecology of mobile phone, laptops, and television. And television no more becomes a kind of an independent device, but it is a device that is connected to you with reference to your audience, individual viewer profile. So it's kind of almost like what your mobile numbers are and what your Aadhaar cards are, and how you are kind of public as we are right now. And then kind of you are being sold products. And you still have, as I said, those 100 million TV dark homes because they don't have money, and they are still not the part of the kind of a design of kind of consumption. So, Priyanka, if you can just move 2 more slides and we are closing. Is this whole business of, as I said, you're looking for a shoe and then it is on your TV, and then you're looking it on your mobile, and that will come on your kind of laptop, and then you can immediately buy it. So that is a kind of conversion that advertisers are looking for, and that's what is kind of the future of television that we can see. And AI will obviously become very important part of this particular process. So largely that's all from me. I suppose I tried and maintained the time. The last slide is that was pleasure talking to all of you, and please feel free to write to me if you have any kind of requirements. Thank you so much. Priyanka, the last one. Yeah, thank you for your time. बहुत बहुत आभार मीरा जी ने आपको हमारे यहाँ टेलीविजन के पूरे जो विकास यात्रा है, विशेषकर वैश्विक और भारतीय परिदृश्य में, उनकी व्याख्या करते हुए आज के दौर में किस तरह से एआई प्रभावित कर रहा है हमारे इस पूरे परिदृश्य को, और कुछ महत्वपूर्ण बातों की और आपने जिक्र किया किस तरह से एआई प्रेजेंटर से लेकर के एआई का किस तरह से प्रोडक्शन में रोल हो सकता है, किस तरह से वो रिसर्च में काम कर रहे हैं, उन सारे पक्षों को लेकर जिस तरह से आपने अपनी बात को कही, तो मुझे लगता है कि आज के दौर में टेलीविजन के जो डिफरेंट जो जिस तरह से हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, जो आपने एक शब्द का उपयोग किया, किस तरह से कंटेंट को कंज्यूम किया जा रहा है और किस तरह से एडवर्टाइजर उससे एट्रैक्ट हो रहा है, एडवर्टाइजर की क्या नीड है, उस सारे परिदृश्य में आपने बात की। और कैसे हम उस सामाजिक जो हमारी व्यूइंग हैबिट्स थी, हम सामाजिक रूप से परिवार में सब लोग साथ में बैठ करके देखते थे, कैसे वो सारे शिफ्ट आए, कैसे OTT प्लेटफॉर्म्स और टेलीविजन के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में सेलिब्रिटीज जुड़ती हैं और कैसे उसने हमारे पूरे जीवन परिदृश्य को प्रभावित किया है, उस पर आपने बहुत ही विस्तार से अपनी बात को स्पष्ट किया है। किसी भी पार्टिसिपेंट्स के मन में कोई सवाल हो तो हमारे जो आज के दूसरे वक्ता हैं मृणाल जी, उनके वक्तव्य के बाद आप पूछ सकते हैं।
और हम आमंत्रित करूंगा प्रोफेसर मृणाल चटर्जी को, जो इस समय IIMC ढेंकानाल में प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं। जो उनका ढेंकानाल सेंटर है IIMC का, वहाँ रीजनल डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं और अभी 1 वर्ष के लिए आप अध्ययन अवकाश पर हैं। मृणाल जी की पर्सनैलिटी भी बहुआयामी है। आपने जहाँ अध्यापन शुरू किया उसके पहले आप मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ जुड़े हुए थे। आपने उड़िया का एक प्रमुख अखबार है संवाद, उसके रेजिडेंट एडिटर के रूप में आपने समाज, उसके आपने रेजिडेंट एडिटर के रूप में काम किया और उड़िया के जो टीवी चैनल्स हैं उनके साथ आपका गहरा जुड़ाव रहा। वहाँ साइंस के शोज आप रेगुलर करते रहे। जो हमारा बिरला फाउंडेशन है उसकी एक फेलोशिप पर और आपने विशेष रूप से काम किया और साइंस जर्नलिज्म में आपका उस दौर में विशेष रुचि रही है और उस पर आपने अपने प्रोजेक्ट्स पूरे किए थे। एक साहित्यकार के रूप में आपने विभिन्न विधाओं में लिखा है। आपके उपन्यास प्रकाशित हुए, आपकी शॉर्ट स्टोरीज प्रकाशित हुई, कहानियां प्रकाशित हुई हैं, फीचर्स प्रकाशित हुए हैं। तो साहित्य की विभिन्न विधाओं में आप नियमित रूप से लिखते रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके उन प्रकाशनों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हुआ है। उड़िया, बंगाली, अंग्रेजी, हिंदी आदि अनेक भाषाओं में आपके सारा जो आपका क्रिएटिव राइटिंग है उसका ट्रांसलेशन भी हुआ है। IIMC ढेंकानाल में काम करते हुए पिछले वर्षों में आपने जिस तरह से रिसर्च बेस्ड पब्लिकेशंस निकाले हैं, नियमित रूप से आप अखबारों में स्तंभ लिखते रहे हैं, कॉलम्स लिखते रहे हैं अलग अलग विषयों को लेकर के, और कम्युनिकेशन टुडे की वेबिनार सीरीज, इसके साथ भी आपका गहरा जुड़ाव रहा है। और आपके मार्गदर्शन में मैंने कई इस तरह की जो वेबिनार्स हैं, विचार विमर्श श्रृंखलाएं हैं, उनका संचालन किया है। विशेषकर आपने जो कुछ विशेष पर्सनैलिटीज हैं साहित्य और फिल्म की, उन पे केंद्रित जो हमारी सेमिनार हुई है, चाहे वो मृणाल सेन को लेकर के हो, चाहे हरिशंकर परसाई को लेकर के हो, उन सब पर हमने, और विशेष प्रकाशन मृणाल सेन पर तो आपके मार्गदर्शन में एक पूरा हमने विशेष अंक निकाला कम्युनिकेशन टुडे का। तो भाई मृणाल जी का जो ये विस्तृत और अपना अनुभव है मीडिया और साहित्य का, उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से वैश्विक परिदृश्य में टेलीविजन ने अपनी पहचान बनाई है और भविष्य की संभावनाओं को आप किस रूप में देखते हैं। प्रोफेसर मृणाल चटर्जी। धन्यवाद। जैसे कि आपने कहा कि मैं स्टोरीज भी लिखता हूं, तो उसी कड़ी से शुरू करता हूं। जब टेलीविजन हमारे घर में आया 80 के दशक में, आई गेस इन मेनी इंडियन होम्स टेलीविजन केम इन द अर्ली 80s। तो वो जब आया था ना, तो वो पूरा एक सम्माननीय गेस्ट के तरह आया। उनके लिए विशेष जगह प्रस्तुत की गई, उनको डेली सराहना गया। एक धूल अगर लग जाए तो 3 आदमी मिलके उसे साफ करने लगे। कोई अगर छू ले तो उसे बताया जाता था कि छुओ मत, ये बहुत महंगी चीज है फलाना टीम का। और जब बैठते थे ना उसके सामने, बड़े शिद्दत से बैठते थे, पूरा मेरुदंड स्ट्रेट ऐसे बैठ के दूर से देखते थे। I mean, television set was treated like a valued guest. तो गेस्ट रह गया। रहते रहते 2 चीजें हुई। कुछ लोगों के घर में वो फ्रेंड बन गया, ये दोस्त है, तो हम एडवांटेज ले सकते हैं। टेलीविजन सेट के ऊपर कप रख दिया, टेलीविजन सेट के ऊपर किताबें रख दी और फलाना चीजें रख दी। ठीक है, अगर वो झिलमिल हुआ तो 2 थप्पड़ भी लगा दिया, जैसे कि अक्सर होता था उस जमाने में। वो ऊपर, जो मेरे एज के हैं वो समझ सकते हैं कि ऊपर एंटेना लगा हुआ होता था, एंड somebody has to go and physically, और ऊपर से वो चिल्लाएगा हुआ, नीचे से कहेगा अभी तक नहीं हुआ, हुआ अभी तक, हाँ अब हुआ, समथिंग लाइक दैट। तो धीरे धीरे वो फ्रेंड बन गया। अच्छा, इस दौरान 90s आ गया, बहुत सारे चैनल्स आके जुड़ गए, तो दैट क्रिएटेड अनदर प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। कौन देखेगा क्या? माय मदर, वो देखती हैं ये सास बहू सीरियल। माय वाइफ, वो देखती हैं अलग। मुझे पसंद न्यूज, मैं जर्नलिस्ट था तो मुझे न्यूज देखना बिल्कुल देखना ही चाहिए।
और मेरे बेटे को चाहिए था स्पोर्ट्स। एक बेचारा टीवी, 4 लोग, चारों की पसंद अलग अलग, तो बिल्कुल झगड़ा की जड़ हो जाता था टीवी। ये मुंह फुला के उधर चला गया, ये मुंह फुला के उधर चला गया। इट यूज्ड टू हैपन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम टिल, अच्छा, माय वाइफ सेड, मैंने कहा तब तक आई कुड अफोर्ड अनदर सेट। माय वाइफ सेड कभी नहीं, टीवी में सारे लोग इकट्ठे होते हैं एक साथ, एक परिवार में कोई उधर बैठा है कोई उधर बैठा है, ऐसा नहीं हो सकता। एक ही टीवी आएगा, एक ही टीवी रहेगा। तो सोशल बॉन्डिंग की जो बात कर रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन ये झगड़ा की भी जड़ बना जी। फिर उसके बाद हुआ क्या, और डिस्टरबेंस भी जड़ बना। ये यूं हुआ कि अगर आप शाम को और किसी के घर चले गए और वो बंदा ना ऊपर टीवी खेलो में आराम लगा से। हुआ है, टेंट खेल सकते हैं। कहाँ पे टेंट खेलोगे बेटा? आप पापा वाले कमरे में प्लीज। नहीं, वहाँ सारे में फैला हुआ है, बाहर वाले कमरे में खेलो और फिर समेट लो। ठीक है। पूजा जी आप जरा म्यूट कर लेंगे प्लीज। तो मैं जहाँ था, तो अगर कोई देख रहा है ना और कोई आ जाए गेस्ट, तो वो बंदा बिल्कुल छिड़ जाता था और बातें करता था इधर, आंखें हैं उधर। मतलब जो गेस्ट भी आता है उसको भी बड़ा ऑकवर्ड लगने लगा। एंड अब कट टू 2024, हमारे घर, ठीक है, माय मदर इज 83, ठीक है, माय सन इज 30, he hardly watches television, he has his own device, ये मोबाइल सोबाइल है। माय वाइफ हार्डली वॉचेस टेलीविजन, उनकी एक अलग डिवाइस है। मैं अपने काम में बिजी रहता हूं और टेलीविजन से बोर होता हूं, मैं नहीं देखता टेलीविजन, सिर्फ मेरी माँ देखती है अभी मैं हमारे घर में। एंड टेलीविजन फॉर हर इज अ कंपेनियन। आप बहुत घर में जाके मीरा जी जो बताई है ना, वो मैं बहुत घर में देख चुका हूं। बुढ़ा बुढ़ी है और कोई है नहीं घर में, कोई भी नहीं है, या तो सिर्फ बुढ़ा है या सिर्फ बुढ़ी है और कोई नहीं है, तो वो टेलीविजन चला के रखते हैं। टेलीविजन इसलिए चला के रखते हैं कि घर में किसी का तो वॉइस सुनाई दे। वो सन्नाटा ना, साइलेंस जिसे कहते हैं, साइलेंस को आप दो तरह से देख सकते हो। साइलेंस इज गुड, बट साइलेंस व्हेन इट बिकम्स सन्नाटा, देन इट बिकम्स वेरी डरावनी काइंड ऑफ चीज। तो दे प्ले ऑन द टेलीविजन, दे आर नॉट वॉचिंग टेलीविजन। आप उनसे पूछोगे कि हो क्या रहा है, वो बता नहीं पाएगा, बट they keep on watching television because this is a companion for them. Mobile cannot be a companion because mobile, you need to do something, right? And it's so small. यहाँ बड़े ये में आप सोफे में बैठ के सो जाओ उठो फिर देखो, सो जाओ उठो फिर देखो, it's kind of a companion. I guess in many Indian home and worldwide also, you will find television work acting as a companion to people. Now, अब मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा और आप लोगों को बिल्कुल 19th सेंचुरी में ले जाऊंगा। फोटोग्राफी तब तक आ गया है, फिल्म तक आ गया है, तो हम लोग जो हैं, they can see pictures, images, both static and moving. They've started watching that. And that drove some of the scientists to work on creating something which would be more user-friendly. 1800 से ही हम देखते हैं कि साइंटिस्टों ने टेलीविजन की तरह कुछ करने की वो कोशिश में लगे थे। And then couple of scientists together started working. दो तरह की इस तरह की चीजें निकली, एक यांत्रिक और एक इलेक्ट्रिक। धीरे धीरे ये यांत्रिक वाला
से इलेक्ट्रिक वाला ज्यादा यूजर फ्रेंडली हुआ और इसकी उत्थान होता गया. Why this World Television Day is celebrated on November 21st? Because it is said that on November 21st in 1927, an American inventor, he invented the television first, right? But there are a lot of disputes over that. Who brought television first? There was a Scottish engineer also, who also at that point of time used to work on television. तो ये सारे जो भी हुआ 27 में आ गया. 30 में सबसे पहले ये लोगों ने देखा. ये देखा कहाँ? ब्रिटेन में. ठीक है. उसके नेक्स्ट ईयर ये यूएस में भी आ गया. एंड ये बहुत लोगों ने क्या कहें, बहुत क्विकली it was liked by people. बट अगर शुरुआत के दिन देखेंगे आप तो इसकी ग्रोथ, आज की तारीख की ग्रोथ, जो भी डिवाइसेस आता है उसकी जो ग्रोथ होती है उसके मुकाबले ये बहुत स्लो हुआ था जब शुरुआत में आया था. There were many such factors for that. So it started like this, and धीरे धीरे ये all over the world धीरे धीरे फैलता गया. Because people at that time, they were listening to radio, and this became another device in which they can also see. धीरे धीरे प्रोग्रामिंग आई. I Love You Lucy करके एक प्रोग्राम शुरू हुआ. That was the first program. I Love You Lucy. ठीक है. स्पोर्ट्स की प्रोग्राम आई, एंड स्पोर्ट्स की प्रोग्राम को बहुत लोगों ने सराहा. Obviously, because in Western countries, sports is more popular than probably it is in India. But in India also, sports is probably the highest. It gets the highest viewership. Matches, sports, etc. तो इस तरह से बढ़ता गया. धीरे धीरे डिफरेंट टाइप्स की प्रोग्राम आती गई. अगर इंडिया की बात हम देखेंगे तो इंडिया में टेलीविजन came slightly late than radio came. Radio came within 10 years of its use in Western countries. In case of television, it took almost 27 में अगर हम देखते हैं, 30 में अगर भी देखते हैं तो टेलीविजन केम इन इंडिया इन 59, तो ऑलमोस्ट 30 years. तो यहाँ पॉलिसी की सवाल था. But again, in India also, the growth was very slow initially. It was during 70s and then 80s. Real startup point for television in India was actually 80s. In 82 Asiad आया, 82 में color television भी आ गया, and during this time, lot of experiments were done to create programs. Latin American कुछ countries में तब इस तरह की family serials बहुत popular थे, and then some people took that model and created some of the serials which became very popular, like Bunyad, very popular serial. Creative people were specially assigned to work on that, work on creating programs, right? So 80s through 90s probably was the golden period of Indian television. One can argue on that, but this is what I feel, that 80s, that used to be the golden period. I mean, the kind of artisanship, the kind of programs that we saw during that time, I don't say it's not happening now, but the density was much more there then.
तो नाउ 90s में आ गया केबल टेलीविजन, 90s में बाहर के टेलीविजन भी आ गया अर्ली 90s से, एंड वी इंडियन ऑडियंस वर एक्सपोज्ड टू वर्ल्ड टेलीविजन। अब क्या हुआ कि वर्ल्ड में, यूएस में जो प्रोग्राम है, इंग्लैंड में जो प्रोग्राम है, कुछ टेलीविजन चैनल्स, फॉरेन टेलीविजन चैनल्स वांटेड टू जस्ट पुट दैट इन इंडिया। बट यहां आई जो कल्चर की बात, हमें वो राज नहीं आया, हमें वो अच्छा नहीं लगा। वी वांटेड टू गेट समथिंग ऑफ आवर ओन। तो उन्होंने यहाँ दो तरीके के हल निकाला। वन, उनकी कंटेंट को थोड़ा इंडियनाइज किया, एंड सेकंड, खुद का एक कंटेंट बनाना शुरू किया, एंड ग्रेजुअली उनकी ओरिजिनल प्रोग्राम से जो प्रोग्राम उन्होंने यहाँ बनाया विथ सम कल्चरल इनपुट, इंडियन कल्चरल इनपुट, वो धीरे धीरे ज्यादा पॉपुलर होता गया। इस बीच रीजनल लैंग्वेज में टेलीविजन भी बढ़ने लगी। इन एवरी मेजर इंडियन लैंग्वेज वी हैव हैड television programs, right? And in South Indian languages, because they have had a very long history of watching visual arts, and their engagement and density of engagement with visual art is much more. So they became avid watchers of television as well. And जब जितना जितना बढ़ रहा है उनकी व्यूअरशिप, उतना उतना एडवर्टाइजमेंट फ्लो होने लगी। 90s में, प्लीज appreciate that 90s we had this globalization which opened not only to foreign companies but also to foreign advertisers. So advertisement money flowed in, and that also provided a boost to Indian television. धीरे 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 बढ़ने लगा, and this happened till internet came in, and the technology changed from analog to digital. जब इंटरनेट आ गया, मोबाइल आ गया, सस्ता हो गया, and thanks to इंटरनेट बहुत कुछ चीजें आने लगी, तब धीरे धीरे टेलीविजन की जो अहमियत थी, that slightly was going down. आज की तारीख में अगर अब हम देखें 2024, almost towards the end of 2024, television is in a situation where it has to reinvent itself and adopt and adapt the technology which presently and mostly is dependent on internet connectivity. तो एक ये जो जुड़ाव की अपेक्षा इंडियन टेलीविजन को है, एंड एक बड़े पैमाने में है। क्यों? ये इसलिए कि कॉर्ड कटर की संख्या धीरे धीरे बढ़ रहा है। व्हाट इज कॉर्ड कटिंग? कॉर्ड कटिंग इज, पहले हम एक सिग्नल लेते थे वो डिश से, डीटीएच, अब आप इंटरनेट से सिग्नल लोगे। So in a television set, you can play all the OTT channels. You can have this demand, video on demand, etc., etc. A lot of other things that you can do. So ये जो cord cutting हो रहा है, thanks to, there are many factors. One of the major factor is the ease of getting internet connection, broadband connection, हो जो भी हो, it has become very easy and cheaper. कम पैसे में हो जाता है, right? So this is growing. So, and this will grow in future. So the challenge for television in India are actually three. One, variety in content, better content, more variety. Second challenge is technology. It has to be internet compliant. It has to. Otherwise, it will die out.
आज नहीं तो कल ये डाई आउट कर जाएगा. And third is to see whether a niche area can be created for television exclusively. Like say, for example, if we can increase the size of television, many companies are working in this line. We increase the size of the television and provide movie viewing experience with all those sounds and this and that, wraparound sound, 4K TV, 3D TV, falana timka, to provide an experience which mobiles cannot give right now. तो एक कोई विशेष जगह टेलीविजन के लिए ये बनाने की कोशिश हो रही है, और यही कोशिश है जो टेलीविजन को दोबारा जिस पैमाने में था, the kind of adulation that television used to get, probably it will attract that kind of adulation again. On this World Television Day, I wish all the television viewers of this country through this platform very happy viewing. Thank you so very much. बहुत बहुत धन्यवाद भाई मृणाल जी. आपने टेलीविजन के उन प्रारंभिक दिनों की, या यूं कहूँ कि उन प्रारंभिक दिनों को बड़ी खूबसूरती के साथ याद किया, और ऐसा लगा कि वो एक एक दृश्य आंखों के आगे से गुजर रहा है कि जब टीवी के साथ हम कितनी संवेदनशीलता के साथ जुड़े रहते थे, तो वो एक अतिथि से दोस्त बना, और दोस्त से फिर वो घर के एक पारिवारिक सदस्य के रूप में हो गया, और अब कितनी चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं. ये सही है कि इंटरनेट की उपलब्धता ने टेलीविजन के अनुभव को भी बहुत व्यापक रूप से प्रभावित किया है, और जिसकी ओर आपने इशारा किया कि यदि वो उसको अपनाएगा नहीं, इंटरनेट की उन सारी पद्धतियों को, या उस नवीन जो एक अध्याय आया है तकनीक के क्षेत्र में, शायद वो जीवित नहीं रह पाएगा. और कंटेंट में वैविध्यता, गुणवत्तापूर्ण उसकी प्रस्तुति, शायद टेलीविजन को वही बचा पाएंगे. और होम थिएटर की जो आपने कल्पना की है कि टेलीविजन से हम फिल्म का अनुभव प्राप्त करें, तो मुझे लगता है कि फिर आने वाले समय में हमें ये मरते हुए जो थिएटर है उस पर शायद डिस्कशन करना पड़ेगा. यदि हम घर में ही वो फिल्म का एक्सपीरियंस कर लेंगे तो सिनेमा का फिर क्या होगा. वो ठीक है कि आज नेटफ्लिक्स और दूसरे जो OTT प्लेटफॉर्म है वो आपको रिलीज होने के कुछ दिन बाद ही वो सारी फिल्में दिखा देते हैं, लेकिन जिस 3D अनुभव की आपने बात की, तो नया तरीके का वो जो एक, जब तक वो नवीनता को हम आत्मसात नहीं करेंगे तब तक शायद वो चुनौतियां हमारे सामने बनी रहेंगी. और जब एक दौर आया था कि रेडियो लगभग मृतप्राय हो गया था, फिर रेडियो ने FM और कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से कहीं अपने आप को वापस एस्टेब्लिश करने की कोशिश की. वैसे ही आपने इस बात को रेखांकित किया कि कैसे टीवी अपने आप को री इन्वेंट करे. चलिए, अब समय है प्रश्नोत्तर का. यदि किसी के मन में कोई सवाल हो, कोई टिप्पणी हो, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा एक हम और ई सर्टिफिकेट और ई मेमेंटो से हमारे दोनों वक्ताओं का आज सम्मान करना चाहेंगे. मैं फिर प्रियंका से अनुरोध करूंगा कि एक बार हमारे आज के दोनों जो गेस्ट स्पीकर्स हैं उनके सम्मान में आज के इस वैचारिक विमर्श की याद में उन्हें एक ई सर्टिफिकेट और ई मेमेंटो भेंट करें. जी सर. सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया कि आज के हमारे जो प्रोमिनेंट स्पीकर्स हैं डॉक्टर मनोज सर और हमारी मैम, मैं उनको इस सर्टिफिकेट और ई मेमेंटो भेंट करूँ. सेकेंड. सर वी आर थैंकफुल कि आज आपने ज्वाइन किया और आज के दिन हमें आप दोनों को सुनने का मौका मिला. इट्स ग्रेट कि आपने इतने इन डेप्थ तरीके से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की और हमने ये सारी बातें सुनी. अभी आजकल का सिनेरियो समझा, किस तरीके से टीवी टर्न आउट होता है, क्या चैलेंजेस है और क्या चीज़ें हैं जो अभी भी हमें वो मेंटेन करके चलनी है टीवी को लेकर.
और ये सर्टिफिकेट हम आपको अभी व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं। जी सर। और इस बीच में कोई भी हमारे पार्टिसिपेंट जो कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, टिप्पणी करना चाहते हैं, संक्षेप में अपना वीडियो ऑन करें, अपना परिचय दें और अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर नमस्कार। हाँ सूरज जी। हाँ, मैं सूरज देव, विद्यानगर पार्क कॉलेज से सर। विद्या यूनिवर्सिटी अब हो गई है सर। अभी मैं ग्रामीण क्षेत्रों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी भ्रमण किया एक शोध के सिलसिले में। तो मैंने देखा कि सर वहाँ पे 70% से ज़्यादा लोग जो है वो अब टेलीविज़न देखना बंद कर दिए हैं सर। तो एक बड़ी चुनौती के रूप में कि सर आगे टेलीविज़न किस रूप में रह पाएगा, या ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब सोशल मीडिया ने लगभग जो है वो 90% एक्वायर कर लिया है जनसंचार के इस क्षेत्र में। तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे सर, मतलब चाहेंगे सर से कि इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से टेलीविजन विलुप्त हो रहा है वो कैसे सरवाइव करेगा सर। विलुप्त नहीं हो रहा है सूरज जी। अगर आप थोड़ा गौर से देखोगे तो वो मोबाइल में वो न्यूज भी देखते हैं, वो मोबाइल में सीरियल भी देखते हैं। इनफैक्ट जैसे मैंने कहा कि माय वाइफ, शी हैजंट लेफ्ट हर डियर सीरियल्स। वो ऐसा है कि वो टीवी में देखती थी और अब जो है वो मोबाइल में देखती है, क्योंकि जी मेरी सर। माँ जो है वो बांग्ला में देखेगी और मेरे वाइफ जो है वो हिंदी में देखेगी, तो अलग अलग देखेगी। तो ऐसा नहीं है कि टेलीविजन देखना ही छोड़ दिया। टेलीविजन देखना नहीं छोड़ा, टेलीविजन की कंटेंट वो मोबाइल में देख रही है। जी सर, जी सर, जी सर। मतलब सेट यूज करना बंद कर दिया है। जैसे वो लोगों ने कहा कि हम लोग अब ड्राइंग रूम में साथ नहीं बैठते, अपना अपना मोबाइल लेके बैठते हैं। सब लोग अपने अपने मोबाइल की इनके दुनिया में बहुत जो है। कारण है, जी सर। इनके बहुत कारण है। एक नंबर कारण तो ये है, अब चॉइसेस अलग अलग हो गया है। आपके और आपके बेटे के चॉइस अलग है भाई, जी है सर। ना। तो पहले हम जबरदस्ती बैठते थे हाँ। क्योंकि और ऑप्शन नहीं था। एक ही तो टेलीविजन है, मोबाइल तो था नहीं। हाँ। चॉइस आपके पास एक ही है, या तो फिर देखो या तो फिर नहीं देखो, है ना। ये almost my wife this choice gives me every night during dinner। आपके जी पास दो चॉइस है, या तो फिर खाओ या तो फिर मत खाओ, फिनिश। तो रही बात, तो तो इसके अब आधार जो पे। चॉइस है ना, जी सर। तो इसलिए वो इधर उधर जाके देखते हैं, बस देखते वही हैं। यू गेट माई पॉइंट। जी सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर। थैंक यू। तो क्या इससे हम क्या एक प्रिडिक्शन क्या ऐसा बनता है सर कि आने वाले 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, जो जिसको हम टेलीविजन सेट कहते हैं, जो एंटीना वाले जमाने से शुरू होकर के और कि यहाँ डीटीएच तक हम पहुंचे, तो क्या आने वाले समय में जो सेट है, जो टेलीविजन का एक जो ये जो प्राचीन रूप था, जो परंपरागत रूप था, वो समाप्त हो जाएगा, ऐसा हम मान सकते हैं नहीं, क्या सर? ये तो समाप्त नहीं होगा, बट जैसे कि वो पहले मोटा वाला था, मेरे जैसा था, जी। है ना। अब जो जी। है ये जो लेडी बैठी हुई है स्लिम, अब उस तरह की हो गई है। जी। ठीक है। नेक्स्ट शायद वो उस तरह के होगा ही नहीं। शायद हाँ। एक लेजर टेक्नोलॉजी अगर इंटीग्रेट किया जाए, शायद वो हवा में होगा। आप बटन दबाओगे और हवा में एक स्क्रीन आ जाएगी, यस सर। शायद वो होगा। तो फॉर्म क्या होगा, हम्म। ये तो आज की तारीख में द वे टेक्नोलॉजी इज काइंड ऑफ इम्प्रूविंग एंड न्यू टेक्नोलॉजीज आर कमिंग, ये तो हम कह नहीं सकते। बट बेसिक हम्म। जो है, हमारा जो जुड़ाव है, कुछ कहानी देखना, कुछ घटनाएं देखना, इंफॉर्मेशन एंटरटेनमेंट की जो नीड है वो बिल्कुल हमारे अंदर है, सदियों से है, आज भी है, सदियों तक रहेगी, है ना। तो वो खत्म नहीं होगा, हम्म। फॉर्म खत्म हो सकती यस सर। है। यू गेट मी पॉइंट। यस सर, यस सर, क्लियर इस सर, पे क्लियर। मैं आग्रह करूंगा कि मीरा जी भी कुछ प्रकाश डालें प्लीज। नहीं, वो मैं जब आप बता रहे थे तो वही बताया आपने, पर एक चीज अगर आप जो फीडबैक की बात कर रहे हो, तो वहां घरों में अभी भी टीवी तो है ना। टीवी देखना बंद हो गया है, आप ऐसा कह रहे हैं, बट सब लोग अभी भी टीवी खरीद रहे हैं, मतलब। हाँ।
टीवी क्यों खरीद रहे हैं? टेलीविजन अगर नहीं देख रहे हैं तो खरीद क्यों रहे हैं? तो उसका मतलब ऐसा एक समय तो है जब लोग देख रहे हैं ना, मतलब क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि जो बेचने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि अभी जो जो भी टीवी खरीदे जा रहे हैं वो सारे स्मार्ट टीवी खरीदे जा रहे हैं। तो स्मार्ट टीवी खरीद रहे हैं, स्मार्ट टीवी। हाँ, तो मतलब जब तक वो जब तक टीवी है तब तक टीवी जिंदा रहेगा, मतलब तो आप जो कह रहे हैं वो सही है। और जैसे सर ने कहा कि वो फॉर्म चेंज होगा, बट मुझे नहीं लगता है कि जो टेलीविजन की एक सोशियलिटी है वो नहीं जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब तक समाज है तो समाज की सारी जो प्रोसेसेस हैं वो रहती हैं, तो उसी तरह से टेलीविजन एक मीडियम है जो समाज को बांधे हुए है, तो वो रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। मैडम मुझे एक और लगता है कि एक समय था ना जब हम किसी कार्यक्रम को देखने के लिए निर्धारित समय पर इकट्ठे होते थे, वो चला गया है। वो दौर खत्म हो गया। वो दौर वो खत्म हो गया। कार्यक्रम हमें कहीं बांधेगा नहीं, हमें मालूम है हम लैपटॉप पे देख लेंगे, हमें मालूम है क्योंकि वो इंटरनेट पे सारा है। सनसेट टीवी पे क्वेश्चन सारा आवर नहीं देख पाया तो सनसेट टीवी पे देख लूंगा। जी सर। सोनी पे केबीसी नहीं देख पाया तो मैं केबीसी को सब्सक्राइब कर लूंगा, उस पर देख लूंगा। तो अब इंडिविजुअल सबके पास वो रीच है, तो आपकी व्यूइंग हैबिट्स चेंज हो जाएंगी, अपने समय और सुविधा के अनुरूप आप चीजों को देखोगे। सेम अब हमारे ऑनलाइन में एक समय था 100, 150, 200 लोग तक जुड़ जाते थे, अब 30, जी 40, 50 तक है। उन्हें मालूम है कि यूट्यूब पे मिल जाएगा, तब देख लेंगे। फैक्ट है सर, फैक्ट है सर, फैक्ट है सर। ये चीजें हो सर जाती और 2 क्वेश्चन आया हुआ है चैट में, मैं we पूरा have another question with us. It is from हैं। Saurabh Kumar Basu. Dear sir or madam, is there any possibilities to make the TV and its overall infrastructure for the primary option for the mass education or the rural education? Is there any possibility to make the TV and overall No, infrastructure? I understood. No, I was just looking at it in the sense कि आज की तारीख में किसी को भी पढ़ना नहीं है ना। Right, right. सबको पढ़ाना है, मतलब किसी को पढ़ना नहीं है ना, वो भी तो एक शिफ्ट है पूरा कि सबको इन्फ्लुएंसर बनना है, मतलब nobody wants to listen ना, ये भी तो एक शिफ्ट है आज की तारीख में। एवरीबडी इज अ कंटेंट क्रिएटर। तो मतलब आई अंडरस्टैंड आप जो कह रहे हैं बासु जी, पर मुझे लगता है कि स्टेट अभी भी वो सारी चीजें चला रहा है ना। आपके पास ज्ञान दर्शन है, ज्ञान प्रभा है, ये है, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका कंजम्पशन क्या हो रहा है और किस हद तक उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो एक सवाल है जो शायद हम सबको देखना पड़े। But पर वो yes, during crisis time, like we have seen Miraji during COVID, कोविड में I mean, in many states, television and radio, they became primary sources of education. क्योंकि स्कूल तो फिजिकल स्कूल बंद था और मोबाइल हर किसी के पास होगा नहीं, जितना आप टेलीविजन को एक्सेस कर सकते हो जितना ईज से, मोबाइल को तो इतना ईज से एक्सेस नहीं कर सकते हो, बिकॉज मोबाइल इज अ पर्सनल डिवाइस। मोबाइल का दूसरों की सर, पर अपने मोबाइल देश में तो मोबाइल भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेडली यूज होता है, मतलब वो कौन किसका नंबर देता है, कोई कहाँ से क्या चलता है, मतलब अभी भी शायद मोबाइल ऑपरेटर्स को भी नहीं समझ आ रहा है कि वो किस तरह से वो यूज होता है ना। तो बासु जी, टेलीविजन स्पेशली इन इंडिया, आई शुड से कभी भी नहीं हो सकता। इतना दूर की भविष्य की बात तो हम नहीं कर सकते अभी आज की जो टेक्नोलॉजी की दौर में, बट इन another 10-20 years I don't see any possibility of television becoming the primary kind of medium of education. It can only play a tertiary role or during crisis like it happened during COVID. Thank you. मृणाल जी, मीडिया हैबिट्स चेंज हो गई, अखबार अब सारे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी वो इन शॉर्ट्स को देख रही है, अखबार पढ़ना खत्म हो गया। अब आप पूछिए इस ग्रुप में रेडियो कितनों के घरों में है? मेरे ख्याल नहीं होगा रेडियो। घर में नहीं होगा, कार में होगा। कार में तो ठीक है, वो उनका एफएम सुनना है इसलिए, लेकिन सिर्फ आज आपको अपनी टॉक सुननी है रेडियो पर तो मुश्किल होती है। कहाँ सुनो जाकर के आप? या तो आकाशवाणी का वो फोन इन जो वो है न्यूज ऐप है वो डाउनलोड कर लो आप, बाकी प्राइवेट चैनल्स का तो आप उसी से कहते हैं रिकॉर्डिंग भेज देना। रेडियो नहीं है लोगों के पास आजकल। तो हो सकता है जिस तरह से ये नए मीडिया आ रहे हैं, नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, तो टेलीविजन भी धीरे धीरे
वही किसी और रूप में हमारे सामने आएगा। सर रेडियो के बारे में और एक बट सर ओल्ड इज गोल्ड आई थिंक। हाँ, ठीक है, ओल्ड इज ये गोल्ड तो रेडियो है। के बारे में एक सूचना देना चाहूंगा यहाँ हाँ कि हाँ। हुआ यूं ना, पहले हर मोबाइल सेट में आप रेडियो सुन सकते थे, वो डिप था। फिर हुआ क्या, ये जो मोबाइल ऑपरेटर्स ने, मोबाइल जो भी ऑपरेट करते हैं, या तो फिर सेट में या तो फिर जो ये देते हैं, उन्होंने इसे बंद कर दिया, so that they can promote this hearing apps like Spotify हो गया, गाना हो गया, इसको प्रमोट करने के लिए इसको बंद किया। अभी हाल ही ने ट्राई ने किया है कि ये सेट में आप रखना चाहिए आपको, ये सुझाव उन्होंने दिया है। Probably in another year or so we will have our sets preloaded with FM radio receivers, जो कि पहले था, अब नहीं है, आ जाएगा फिर, क्योंकि ट्राई ने इसे कहा है, सुझाव तो दिया है। हाँ, लेकिन वो एफएम है, आपके जो मीडियम वेव या जो मेन स्टेशन है ना ऑल इंडिया रेडियो के, वो कहाँ सुनोगे आप? वो जो बेसिकली एजुकेशनल और जिसको आप मानते हो इंफॉर्मेटिव जो है जी, वो ऐप से फिर ऐप ही डाउनलोड करो आप उनके, है ना? वो ऐप से सुनेंगे आप। हाँ जी। चलिए साहब, और कोई सवाल? नगर पर मैं समझाऊंगा इतना ही कि आज के नाम तक मतलब टीवी तो दिख रहा है, मगर रेडियो आज के डेट में दिखना सचमुच में बंद हो गया, बहुत ही कम, रेडियो मिलता ही नहीं। ग्रामीण क्षेत्र में जाने के बाद एक दो के पास जो गुमटी होता है बना हुआ, उन लोग के पास होता है, या फिर दलान होता है, तो वहाँ पे एक दो जगह दिखता भी है, मगर जो शहरी क्षेत्र है वहाँ तो रेडियो का एक नाम निशान तक खत्म हो गया। इसका कारण ये भी है, मुझे लगता है कि बटन का जो मोबाइल है उसमें भी बहुत सारी सुविधाएं अब उपलब्ध हो गई, लोग वहाँ से भी सुन ले रहे हैं सारी चीज़ों से। मतलब टच वाला मोबाइल तो है जो है ही, मतलब अब बटन के मोबाइल में भी सारी चीजें, तो वजह नहीं हो सकता है। धन्यवाद। अब गाने सुनने के लिए आपके पास यूट्यूब है, मोबाइल में डाउन करोगे गाने, क्या करोगे एफएम लेकर के? आप गाने ही सुना रहा है, गाने जो चाहिए आपकी पसंद के गाने वो सुन लीजिए आप। तो चलिए देखते हैं अगले कुछ सालों में किस तरह का परिवर्तन आता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर अनुरोध करूंगा प्रियंका जी से कि वो वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करें। प्रियंका जी। जी सर, before moving to vote of thanks, let me present the memento and certificate for our speaker. Sir, this is just a honor of respect and gratitude from our side. Ma'am, this is from our side. Thank you so much for your valuable words and information you have shared with us. And this certificate will be shared on you on WhatsApp also. Thank you so much, sir and ma'am. And thank you so much. You have shared an in-depth knowledge about both the fields. Thank you so much. You have answered lot many questions our candidates have spoken about. Thank you so much the way you have talked about the fiction and non-fiction shows and reality shows of television, because reality shows are the one with which so you have talked about it. Thank you so much, sir. You have talked about the history of television, you have talked about the modern era of television, and also highlight the importance of television. So all the aspects related to television you both have covered. So thank you so much for your valuable insight on this particular topic. And without Sanjeev Banawat sir and Professor M.N. Huda sir, we won't be Amit Bhaiya, we won't be able to connect with this on this platform. So a special thanks to both of you and all the candidates who are connected with us. Thank you everyone for your valuable time and insight. Thank you so much everyone. चलिए एक छोटी सी सूचना कि हमारी अगली वेबिनार 7 दिसंबर को है और इसका विषय है डिजिटल पास टाइम्स रीडिफाइनिंग लेजर इन द एज ऑफ न्यू मीडिया, और इसको एड्रेस करेंगी कोलकाता में, वहाँ जर्नलिज्म के एसोसिएट प्रोफेसर हैं बर्नाली रॉय, जिनका एक पीएचडी वाइवा मृणाल जी की स्टूडेंट हैं। अभी भुवनेश्वर यात्रा में मौका लगा था तो उन्होंने लेजर अवकाश फुर्सत के क्षण, इस पर बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया था, तो मैंने उनसे ये प्रस्तावित किया है कि वो इसी विषय पर अपनी कुछ बातचीत करें।
तो 7 दिसंबर को उसकी डिटेल्स हम आपको सोशल मीडिया के थ्रू शेयर कर देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।